हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से जेई में आते हैं, ठीक है ना, और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहली चीज है, मुझे पता होना चाहिए फ्रिक्शन है क्या। पहले हम फ्रिक्शन को जीरो लेवल से जानेंगे, फिर उसकी हम अच्छी खासी डीप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, देखिए फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन, ठीक है, देखिए फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि इंटेंडेड मोशन का अपोज करता है। यानी कि जिस तरफ बॉडी चलने वाली होती है जनरली, ठीक है ना, उसके चलने का अपोज करता है। इन रियलिटी फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं कि एक नेचर का एजेंट है, नेचर का एजेंट है जो चीजों को सेपरेट होने से रोकता है। फ्रिक्शन फोर्स को अगर लाइव माना जाए, एक ह्यूमन बीइंग माना जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स का काम है चीजों को या बॉडीज को कांटेक्ट में बनाए रखना, उनको अलग ना होने देना, उनको सेपरेट ना होने देना। ठीक, फ्रिक्शन का काम है। तो फ्रिक्शन चाहता है कि कोई बॉडी दूसरी बॉडी से डिटैच, अलग ना हो, और वो उन दोनों बॉडीज को साथ रखने की पूरी कोशिश करता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा एजेंट फोर्स है जो बॉडीज की रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के रिलेटिव मोशन। एक चीज रुकी हुई है तो दूसरी चल रही है, तभी सेपरेट हो सकती है। अगर दोनों एक साथ चलेगी तो सेपरेट कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है ना, चीजों को चाहता है कि सब चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में बनी रहे, कांटेक्ट कभी ना हो। और फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही वो अपोज कर पाता है, उसके बाद वो अपोज करना भी बंद कर देता है। तो फ्रिक्शन जब तक उसमें दम है तब तक वो पूरी कोशिश करता है चीजें साथ रहे, ठीक है ना। उसके बाद जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, उसके बाद फ्रिक्शन भी कुछ नहीं कर सकता, पर पूरा टाइम वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रह के सर्विस देता रहता है, चाहता है कि अभी भी चीजें अलग ना हो। ठीक है, अब किन्हीं दो चीजों को अलग होने से रोकने के लिए अपोज तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे इसको अपोजिंग फोर्स भी बोल दिया जाता है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, फ्रिक्शन पे बेस्ड एक एक स्टेटमेंट में लिखता जाऊंगा, ठीक है, और मैं उसको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो ऑलवेज सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है ना। तो इट एक्ट्स always tangentially, ठीक है ना, on surface। ये ऑलवेज किसी भी सरफेस पे टेंजेंशियली एक्ट करता है, ठीक है। अब एक्ट्स always on surfaces in contact। जो सरफेसेस कांटेक्ट में होती है उन्हीं पे एक्ट करता है, ठीक है ना। अब किसी भी चीज के कांटेक्ट में होनी चाहिए सरफेस, ठीक है ना, अकेली सिंगल सरफेस पे ये एक्ट नहीं करता। ठीक, और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, पर एक चीज समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैं बताता हूं आपको कि ये किस तरीके से एक्ट करता है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, नॉर्मल सरफेस, आइडियल सरफेस नहीं है, नॉर्मल सरफेस है, ठीक है ना। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लीजिए एम मास का, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को काम दिया जाता है कि इसको धकेल के इधर ले जाओ। एक बिल्कुल बहुत ही कमजोर सा इंसान है,
वो इसको धकेल रहा है आगे, इसको आगे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, अभी बहुत ही हैवी है, हैवी बॉक्स मान लीजिए, और ये इंसान इसको धकेल नहीं पा रहा है। ठीक है ना, बॉक्स इज नॉट मूविंग, बॉक्स इज नॉट मूविंग, जबकि ये बेचारा इस पे कोई फोर्स भी लगा रहा है। ये वाला कितनी फोर्स लगा रहा है इस पे? एफ फोर्स लगा रहा है इस पे, तो भी ये चीज मूव नहीं कर रही है। ऐसा होता है? मान लो बस खड़ी है रोड पे, बहुत बड़ी बस खड़ी हुई है, क्या आप अकेले उसको धकेल सकते हो? नहीं धकेल सकते। ठीक है, आपकी बुक रखी है, क्या उसको कोई चींटी धकेल सकती है? वो नहीं धकेल सकती। बहुत हैवी अलमीरा है, आप उसको धकेल के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, आपके बस का भी उसको पूरा शिफ्ट करना नहीं है, खिसकाना नहीं है। तो सेम सिचुएशन यहां पे भी है, ये इतना हैवी बॉक्स है कि ये इसको धकेल नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं, ये अगर मैं यहां पे इसका एफबीडी ड्रॉ करूं, तो एफबीडी में क्या आता है? ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का मैं एफबीडी बना रहा हूं। इस एफबीडी पे इस तरफ फोर्स लग रहा है क्या? एफ। ठीक है ना, इस तरफ क्या फोर्स लग रहा है? mg। और ऊपर की तरफ और क्या फोर्स लग रहा है? नॉर्मल n। और कोई फोर्स इस बॉडी पे दिख नहीं रहा है। अगर मैं x एक्सिस में, अगर x एक्सिस में मैं इसके फोर्स को बैलेंस करूं, इसका मास m है, तो इस पे ये जो फोर्स दिख रहा है F, इस F की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आना चाहिए F अपॉन m, और F अपॉन m अगर एक्सेलरेशन आ रहा है इसका इस तरफ, तो इसको मूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, तो एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है v2 माइनस v1 बाई डेल्टा t। अगर ये चीज नॉन जीरो है, अगर ये चीज नॉन जीरो है, दैट मीन्स v2 इज नॉट इक्वल टू v1। इसका मतलब अगर ये इस वक्त रेस्ट में है, तो नेक्स्ट मूवमेंट पे ये बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी। इसका मतलब इसको हिलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यानी कि अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि इस पे अगर चींटी भी फोर्स लगाएगी तो इसको चलना पड़ेगा, एक्सेलरेशन आना ही है इसमें, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए इज ट्रुथ। तो F इज इक्वल टू एम ए अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा, तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए। अगर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ गया है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है इसका हिलना, ये चलना चाहिए। बट बॉक्स इज नॉट मूविंग, बॉक्स तो चल ही नहीं रहा है। इसका मतलब या तो न्यूटन्स लॉ रॉन्ग है, या फिर हम यहां पे कोई गलती कर रहे हैं। जब इस पे F फोर्स लग रहा है, इसका मास m है, तो इसका एक्सेलरेशन तो आना चाहिए। थ्योरेटिकली तो आ रहा है, पर हमको सिचुएशन में नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा फोर्स है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, और हम इस चीज के लिए बिल्कुल श्योर हैं, क्योंकि हमें चलते हुए दिख ही नहीं रहा है ब्लॉक। एक्सेलरेशन तो जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब फोर्स जीरो है। दैट मीन्स फोर्स नेट इज जीरो। अब नेट फोर्स जीरो कहां है? एक्स एक्सिस में तो F फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कोई एक हिडन फोर्स ऐसा है जो इस बॉडी पे लग रहा है, पर हमें दिख नहीं रहा है। वो कौन सा फोर्स है? दैट इज फ्रिक्शन। वही है फ्रिक्शन। हमें एक फोर्स ऐसा मानना ही पड़ेगा जो इस F के इफेक्ट को खत्म कर रहा है। तो एक्चुअल में यहां पे देखिए, कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी है? दिस इज कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस तरफ।
दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, यही फोर्स है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स F, यही फोर्स है जो उस तरफ लग रहा है, जो इस फोर्स के इफेक्ट को खत्म कर रहा है। तो अब नाउ अगर हम FBD बनाए तो एक्सेलरेशन आएगा F माइनस F डिवाइडेड बाई M, जो कि जीरो है, हमें दिख नहीं रहा है, जो कि जीरो है, ठीक है ना। दैट मीन्स F माइनस F इज जीरो, यानी कि F इज इक्वल टू स्मॉल f, यानी कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लग रहा है, तो इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन फ्रिक्शन इज इक्वलेंट टू अप्लाइड फोर्स। बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप देखो अप्लाइड फोर्स तो इस तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन किधर लग रहा है, उस तरफ। तो आपको थोड़ा सा यहां से फील हुआ होगा कि फ्रिक्शन एक्चुअल में है क्या। आप देखो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें हम फोर्स लगाते हैं, चीजों को धकेलते हैं, पर वो चलती नहीं है। उनको रोकने वाला कोई ना कोई होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ तो ये कहता है कि अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन जरूर होना चाहिए, F बाई एम। एक्सेलरेशन होने का मतलब मूवमेंट होना चाहिए, और मूवमेंट तो हो नहीं रहा है। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स जीरो है। लेकिन फोर्स तो हमें दिख रहा है, फोर्स तो हमें दिख रहा है कि जीरो नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो सिस्टम में ही जनरेट हुआ है और इस फोर्स के बराबर है, और इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि इसको चलने से रोक देता है। तो वो फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन। उसी को ही हम फ्रिक्शन बोलेंगे। तो अब आप देखो फ्रिक्शन की ड्यूटी, अगर ये फोर्स इसको चला देता तो ये वाली सरफेस और ये वाला ब्लॉक सेपरेट हो जाते। फ्रिक्शन ने क्या किया है, इसको चलने से रोका है। तो फ्रिक्शन ने क्या किया है, इस वाली सरफेस को और इस वाले ब्लॉक को एक दूसरे के साथ मेंटेन करके रखा है। तो फ्रिक्शन नहीं चाहता कि चीजें अलग हो, क्योंकि अगर ये चल पड़ेगा तो अलग हो जाएगा। तो फ्रिक्शन नहीं चाहता कि चीजें अलग हो। आप देखो फ्रिक्शन ने अपोज किया इसके चलने का, लेकिन अगर हम इसके बजाय एक के बजाय दो आदमी मिलकर धकेलने लगे तो तब ये चल जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की क्या हुई, एक लिमिट हो गई, उससे ज्यादा फ्रिक्शन काम नहीं करता। क्लियर, इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम फ्रिक्शन के कारण पे नहीं आए हैं, फ्रिक्शन के रीजन पे नहीं आए कि फ्रिक्शन क्यों लगता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन कैसे लगता है और फ्रिक्शन क्या है, अभी हम उसी पे चल रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहां पे इतना देखा कि एक हिडन फोर्स हमने ढूंढ लिया, हमें मानना ही पड़ेगा, हमें उसको पहचानना ही पड़ेगा कि हाँ यही फोर्स है जो इसको चलने से रोकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या पाया हमने अभी, फ्रिक्शन ऑलवेज oppose relative motion। ठीक है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यहीं पे ये नहीं, नॉट ऑफ मोशन, ब्रैकेट में लिख देना चाहिए नॉट ऑफ मोशन। ये मोशन का अपोज नहीं करता, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कहीं कहीं पे फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन होती है, फ्रिक्शन ही मोशन का कारण बनता है कहीं कहीं पे, लेकिन रिलेटिव मोशन का ये कारण कभी भी नहीं बनता। रिलेटिव मोशन का ऑलवेज अपोज करता है, ये हमने अभी अभी देखा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई गाड़ी है, मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए ये कोई एक इस तरीके की गाड़ी है यूं, ठीक है। अगर यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर यूं, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप इस ब्लॉक को आगे खींच रहे हो F फोर्स से, तो इस F फोर्स के साथ साथ ये वाली जो गाड़ी है ये भी आगे खींचने लगती है। आप इसको धकेल रहे हो आगे, इसके साथ साथ ये भी आगे चल पड़ती है अगर ये बहुत हल्की है। ये लाइट
कार्ड बहुत ही लाइट है, तो ये इसके साथ साथ आगे चल पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है यहां पे, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है ना यहां पे, यहां का जो फ्रिक्शन है ये वाला फ्रिक्शन इस बॉडी को इस बॉडी के साथ आगे धकेलता है, आगे खींच के ले जाता है। तो यहां पे इस फ्रिक्शन ने इस ब्लॉक को और इस गाड़ी को अलग नहीं होने दिया, तो यहां पे भी फ्रिक्शन अपना काम कर रहा है, रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। बट इस बॉडी में मोशन उस बॉडी के फ्रिक्शन की वजह से आई है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से इस वाली बॉडी में मोशन आई है। और मोशन किस लिए आई है? ताकि दोनों बॉडी एक साथ चल पाए, यानी कि रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मूव ना करे, स्लिपिंग ना हो, इसलिए दोनों को इसके साथ साथ इसको भी मोशन दे दी गई है। तो यहां पे इस गाड़ी बी को मोशन मिली है ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। तो जो फ्रिक्शन है वो मोशन को जनरेट कर देता है कभी कभी, पर रिलेटिव मोशन का अपोज करता है हमेशा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यहां पे देखो बॉडी अगर रेस्ट में है, इफ बॉडी इज इन रेस्ट, frictional force will be equal to applied force। अगर बॉडी रेस्ट में है यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो F माइनस एफ इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स F इज इक्वल टू एफ। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, और अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर होंगे अगर बॉडी रेस्ट में है। तो ये तो हमने अभी यहीं पे देखा है लास्ट वाले एग्जांपल में ही। अगर बॉडी चल नहीं रही है तो जितना फोर्स उसको धकेलने वाला है उतना ही फोर्स उसको रोकने वाला भी है, और रोकने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना है? 0, वो सॉरी अप्लाइड फोर्स के बराबर। क्लियर? इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम और नेक्स्ट पॉइंट्स पे पहुंचते हैं। ओके, तो अभी फ्रिक्शन के और एक दो पॉइंट्स देखते हैं हम। देखिए अभी तक हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं? अभी तक हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है या वो रेस्ट पे है। देखिए अब एक और सिचुएशन लेते हैं हम। मान लीजिए यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है बड़ा, ऐसे, ठीक है। अब इसको ये इंसान धकेल रहा है, ये इसको धकेल रहा है, ठीक है। तो इस पे ये कंटिन्यूअस इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कितना? F, and this F is increasing with time, और ये वाला जो F है ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब पहले F जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, एंड इस तरीके से चलते चलते ये चल गया, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला मैन इस ब्लॉक को धकेल देगा आगे, ये ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर टाइम टी ब्लॉक starts moving, ब्लॉक जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, ब्लॉक जो है वो हिल जाएगा, चलना शुरू कर देगा, बिल्कुल ठीक इस